हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था मूल विधि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हमने उस वीडियो में जाना था कि विधि क्या है। यानी कि अगर हम मूल विधि पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि कानून क्या है। अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज लॉ, यानी कि कानून क्या है, तो फ्रेंड्स आपको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर आप आम नागरिक हो तो भी। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको क्या पढ़ना होगा। तो सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको दो टॉपिक अच्छे से क्लियर करना होगा। फर्स्ट, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा, और सेकेंड, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो लॉ है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले हम इन दोनों को अच्छे से डिफाइन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ताकि हम जैसे ही आगे नेक्स्ट पॉइंट ले तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो इसे समझना। ठीक है, और आपके एग्जाम में आप इजीली जो है कोई भी गलती ना कर सको। तो इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता को आईपीसी बोलते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता को सीआरपीसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि भारतीय दंड संहिता। तो फ्रेंड्स देखो, भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके द्वारा दंड निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी सीआरपीसी होता है, जब दंड निर्धारित हो जाता है तो इसमें जो प्रोसेस होता है कि मतलब इस बंदे को दंड कैसे दिया जाए, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो सारी जो भी बातें हैं ये सीआरपीसी की धारा में बताई जाती है, सीआरपीसी कानून में। ठीक है, अब चलो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कब लागू हुआ। तो सबसे पहले देखो, आपके मन में बहुत सारे ये डाउट्स रहते हैं कि 1860 या फिर 1862। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता जो है आपका 1860 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पूरा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया, तो फ्रेंड्स इसे लागू जो है 1862 ईस्वी में किया गया। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा इससे रिलेटेड। वहीं अगर हम क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की बात करें तो ये आपकी जो कानून है ये 1973 में जो है लागू करा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन बनकर कब तैयार हुआ, तो 1860 ईस्वी, और इसे लागू कब किया गया पूरे भारत में, तो 1862 ईस्वी। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, नीचे आप इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आईपीसी की कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हमें आईपीसी की अगर धारा पढ़नी है तो हमें पता होनी चाहिए कि कितने सेक्शंस हैं। तो 511 जो है आईपीसी की धाराएं हैं, जो हम इसमें से इम्पोर्टेंट लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और चैप्टर्स की बात करें तो 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप बहुत ही इजीली समझ गए। आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जैसे ही अगर हम आईपीसी प्लस सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन कब आया था, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे लॉर्ड मैकाले साहब। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वे थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कमीशन कब हुआ, तो 1834 ईस्वी में जो है फर्स्ट लॉ कमीशन जो है लागू करा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं के अध्यक्षता में, यानी कि लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में ही आईपीसी जो आप अभी कानून देख रहे हो, जो कि भारत का सबसे बड़ा दंडिक कानून है, ठीक है, ये इनकी ही अध्यक्षता में इसका जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, जो पूरा ड्राफ्ट है ये इनकी ही अध्यक्षता में किया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 ईस्वी। ठीक है, आईपीसी धारा कब बनकर तैयार हुआ, तो 1860 ईस्वी। कब लागू किया गया, तो 1862
1962 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें इजीली पता होनी चाहिए। और देखो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आईपीसी की धारा है वो विश्व का सबसे बड़ा दंडिक कानून है कि किस अपराध के लिए आपको कौन सा दंड जो है दिया जाए, ये पूरा आपके आईपीसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, और ये आपकी जो मतलब ये धारा है ये विदेश में लागू नहीं होती है, ओनली भारत में। अब देखो फ्रेंड्स बात यहाँ ये आ जाती है, जो आपका कि कानून को हम इजीली दो भागों में विभाजित किए हैं, कर सकते हैं। एक आपका आता है फंडामेंटल्स लॉ यानी कि सब्सिस्टेंटिव लॉ, और सेकेंड आपका आ जाता है प्रोसीड्यूरल लॉ। ठीक है, यानी कि मौलिक कानून और प्रक्रिया विधि। तो ये दो कानून हमें पढ़ना है, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि क्रिमिनल लॉ प्लस सिविल लॉ आपके दो होते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में ही आपके आईपीसी प्लस सीआरपीसी दोनों आते हैं। ठीक है, तो आपके दो लॉ होते हैं, सिविल लॉ यानी और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो आईपीसी प्लस सीआरपीसी की जो भी कानून है वो आपके क्रिमिनल लॉ में ही आते हैं। अब देखो फ्रेंड्स अगर हम इसे अच्छे से जान रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल मतलब आप इजीली आसान तरीके से आईपीसी प्लस सीआरपीसी को समझ सकते हैं। उसके बाद से अगर आप सेक्शंस भी पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको जो है बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि, और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि लूट व डकैती में क्या अंतर है, और इसमें मतलब इसे करने पर कौन सा जो है आपको सजा का प्रावधान है। तो ये आपको पता होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लूट और डकैती तो एक ही है, फिर ये अलग कैसे। तो फ्रेंड्स अभी आपको पता चलेगा, और आप देख रहे मतलब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे, तो आपको ऐसी ही खबरें मिलती है कि दो लोगों ने मिलकर डकैती की, पूरे बैंक का पैसा लूट लिया, है ना। तो फ्रेंड्स आपको यही खबरें मिलती है कि दिन दहाड़े डकैती हुई, 4 लोगों ने डकैती कर ली। तो फ्रेंड्स अगर हम इस खबर को आईपीसी के धारा के अनुसार देखें तो ये खबर बिल्कुल भी झूठी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं जो है होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मैटर होता है वो लूट का हो जाता है, ना कि लूट और डकैती में अंतर क्या है। उसके बाद से आपको सिंपली ये समझ में आ जाएगा कि आईपीसी प्लस सीआरपीसी में क्या अंतर है। अब देखो फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं डकैती और लूट, तो सबसे पहले डकैती करने के लिए अगर मान लो कोई डकैती का कहीं सुलझाया जा रहा है, तो देखो डकैती में 5 या फिर 5 से अधिक लोग हो तभी हम उसे डकैती कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे मान लो कहीं बैंक में चोरी हो रहा है या फिर घर में चोरी हो रहा है, लेकिन वहाँ 5 से कम लोग हो, तो वहाँ आप कहो कि वहाँ लूट हो रहा है, ना कि डकैती। जैसे अगर हम लूट को सिंपली समझे तो 5 से कम यानी कि 4, 3, 2, 1, लेकिन वही 5 या फिर 5 से अधिक लोग हो तो उस मैटर को हम डकैती बोलते हैं, ना कि लूट। और लूट में कम से कम जो है 4 बंदे होते हैं तभी उसे लूट बोला जाता है, 4 से कम या फिर 4। अब देखो फ्रेंड्स लूट को हम सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि तत्काल मृत्यु या फिर चोट का भय दिखाकर संपत्ति प्राप्त करना, ये जो भी पूरा मैटर होता है वो लूट का होता है। तो आई होप कि अब आप डकैती प्लस लूट में अंतर समझ गए होंगे। और क्वेश्चन आपका क्या बना था कि डकैती में कितने लोग हो सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। तो डकैती में 5 या फिर 5 से अधिक, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फ्रेंड्स अगर हम आईपीसी प्लस सीआरपीसी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने चोरी किया और उसे आईपीसी के थ्रू
यानी कि अगर मान लो कोई चोरी करता है तो उसे दंड देना तो जरूरी है ना। इसीलिए तो आईपीसी या फिर कानून का पूरा जो प्रावधान है ये बनाया गया है, ताकि लोग अपनी मनमानी ना करें, जो लोग हैं वो रूल एंड नियम का जो है पालन करें, है ना, और अपनी लाइफ को सेफ रखें, वरना तो एक दूसरे के साथ लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मान लो किसी ने चोरी किया तो उसको कौन सी सजा दी जाए, ये आपकी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के थ्रू जो है ये प्रस्तावित किया जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले आईपीसी के थ्रू देखा जाएगा कि इसने क्या किया है, चोरी किया है या फिर किसी को जान से मारा है या फिर किसी को जान से मारने की कोशिश किया है, तो इसके लिए इसे कौन सा दंड दिया जाए, ये जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है आईपीसी के थ्रू। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर मान लो किसी ने चोरी किया है तो उसको कौन सी सजा दी जाती है, तो धारा 379 के तहत उसे सजा दी जाती है और 3 सालों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मान लो कोई चोरी करता है तो उसे धारा 379 के तहत 3 सालों के लिए सजा दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखो एक और बात, अगर ये चोरी घर या फिर बिल्डिंग्स में हो तो इसे सजा का अलग प्रावधान है आईपीसी के थ्रू। इसको जो सजा दिया जाता है वो 380 के तहत 7 ईयर्स यानी कि 7 सालों को जो है सजा सुनाई जाती है। तो सिंपली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये तो आपका हो गया है, क्या हो गया है, ये आपको पता चल गया है, ये आपका पूरा जो मैटर है ये आईपीसी के थ्रू, यानी कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो दंड निर्धारित करने का जो पूरा काम है वो है आईपीसी के अकॉर्डिंग। अब देखो प्रक्रिया की बात यहाँ आ जाती है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो। अब देखो फ्रेंड, जब उन्हें दंड निर्धारित कर दिया गया है तो अब उन्हें दंड दिया कैसे जाए, मतलब इसमें पुलिस का क्या काम होगा, जमानत कैसे होगी, एफआईआर कैसे कराया जाएगा, ठीक है, वकील का कार्य क्या होगा, तो कितने दिन जेल में रहेगा, कब बाहर आएगा, तो जो सारी प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी सीआरपीसी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे आईपीसी के थ्रू दंड निर्धारित किया जाता है और दंड कैसे दिया जाए ये सीआरपीसी के थ्रू जो है ये पूरा निर्धारित किया जाता है। तो यही आपको पढ़ना है, इसी में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो धाराएं हैं, वही आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने होंगे मूल विधि से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं आईपीसी की, ठीक है, लेकर आएंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये था पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।